हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तैयारी शानदार रूप से चल रही होगी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके चले आए हैं। और ये जो है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने का पूरा चांस है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और ये इसमें से 2-3 तो आना फिक्स ही रहता है हर बार सॉलिड स्टेट से। तो आप बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और जिससे इस वीडियो से तो आपको 3 से 4 नंबर फिक्स हो ही जाएंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे। यह वीडियो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और भी अदर स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो होने वाला है, ठीक है? तो वो आप ध्यान से देखते रहिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, वो भी भाई इस चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि अभी हमने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लाए हैं। इसका अगला वीडियो हिंदी मीडियम वाले बोर्ड के लिए रहेगा, ठीक है? तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए, समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस? इसमें से कौन सा है जो नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस है? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे डायमंड जो आप देख रहे हैं, डायमंड तो क्या है? एमॉर्फस सॉलिड नहीं है ना, ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अच्छा, ये ग्लास जो है ना, ग्लास हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ज, ठीक है? तो यहाँ पर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है, यहाँ पर ग्लास जो है, ये तो हमारा क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। और कॉमन साल्ट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पढ़ेंगे। क्या है? हाउ मैनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड? बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इसको हम अभी सॉल्व करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ नीचे से। देखिए, यहाँ पर जो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, वह पूरे तरह से सॉल्व हुआ मिलेगा। कैसे सब कुछ हुआ, तो सॉल्व करके हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, होता क्या है बच्चों कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो आयन होते हैं वो ऑक्टाहेड्रली जुड़े होते हैं। कैसे? ऑक्टाहेड्रली जुड़े होते हैं। और ऑक्टाहेड्रॉन हम लोग जानते हैं कैसे बनता है बच्चों। ऑक्टाहेड्रॉन बनता है एक मिनट, ऐसे नहीं, हाँ, 1 2 3 और यहाँ रहा 1 2 3, यानी 6 एटम से मिलके ऑक्टाहेड्रॉन 6 एटम से मिलके बनता है। तो यहाँ पे इसको कंबाइन करेंगे। देखिए, ऑक्टाहेड्रॉन का स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा। ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है? ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है? ये इधर और ये इधर, एक ऑक्टाहेड्रॉन बन गया। तो ऑक्टाहेड्रॉन बनने के लिए 6 एटम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर वही बात है कि Na पॉजिटिव कितने एटम से घिरा रहेगा? तो 6 एटम से घिरा रहेगा। कितने एटम से? 6 एटम से, ठीक है? तो यहाँ पर 6 अगर है ऑप्शन, तो ये 6 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, इसी तरह से डिटेल्ड वे में आपको हम समझाते हुए चलेंगे बच्चों, प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझा के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287 पिकोमीटर विथ BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल वाला अरेंजमेंट है। तो द एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर, और एटॉमिक रेडियस क्या होने वाला है, यानी आर की वैल्यू आपको कह रहा है। तो बच्चों, आर की वैल्यू अगर आपको कह रहा है, तो हम लोग जानते हैं BCC के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? √3a/4 होती है। हम लोग को पता है ये बात। अब क्या है कि आर की वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के लिए आर बराबर क्या है? √3 का जो वैल्यू होता है वो हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर रखेंगे। तो √3 बराबर हम लोग जानते हैं 1.732 होता है, और बट्टे में 4, और एज लेंथ यहाँ पर हमारा कितना दिया हुआ है? ए की जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पे है गया? हाँ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ की वैल्यू 287 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लोग यहाँ आराम से लिख देंगे 287।
अब क्या है, इसको हम कट्टम कुट्टी करेंगे यानी कट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी R बराबर यानी 1.732 और 287 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 497.084 आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हूँ, बट्टे में 4। अब भाई इसको अगर आप कट करोगे ना तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 124.27 यानी 124.27। आर की जो वैल्यू होगी वो 124.27। आर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 124.27। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं 124.27 पिकोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मजा आएगा इसको समझने में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप पढ़िएगा क्या कह रहा है बच्चों। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल विथ एज लेंथ 3.5 एंगस्ट्रॉम एंड डेंसिटी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका एटॉमिक मास हमारा लिथियम का एटॉमिक मास 6.94 दे रखा है। तो भाई इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो एकदम मजेदार तरीके से इसको हम कैलकुलेट करके आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं, देखिए डेंसिटी कह रहा है निकालने के लिए, क्या घनत्व कह रहा है। डेंसिटी को रो से दिखाते हैं और रो बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एम बाय एन एवोगैड्रो नंबर और इंटू में हमारा ए क्यूब, एज लेंथ का क्यूब होता है। ये फार्मूला से हम लोग यूनिट सेल का डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जहां पर n जो होता है जेड इफेक्टिव नंबर होता है, m बराबर मास होता है। ठीक है, और यहां से डेंसिटी भी हमको दे रखी है। तो डेंसिटी यहां पर क्या क्या दे रखी है, देखिए भाई डेंसिटी हमारे को 0.53 दे रखा है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो 0.53 दे रखी है। और n की वैल्यू हम लोगों को फाइंड शायद है कि नहीं है, मैं देख लेता हूं। n की जो वैल्यू है, हाउ मेनी लिथियम एटम्स, देखिए वही तो पूछ रहा है, n ही तो पूछ रहा है, एटम्स ही तो पूछ रहा है, जेड इफेक्टिव नंबर उसी को तो बोलते हैं, n ही तो पूछ रहा है। और यहां पर एज लेंथ आपको जो दे रखा है 3.5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है एज लेंथ, यानी a की जो वैल्यू है a की जो वैल्यू है वो 3.5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, एंगस्ट्रॉम। और हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3.5 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी हमको ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है डेंसिटी। तो भाई डेंसिटी अगर ग्राम में यानी सेंटीमीटर में दे रखी है तो हमको एंगस्ट्रॉम यहाँ पर जो हम मीटर में लेके आए हैं इसको सेंटीमीटर में लिखना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हमको पता है। तो यहीं पर ये सारा वैल्यूज पुट करेंगे तो डेंसिटी हमारा 0.53 दे रखा है इक्वल टू n इंटू में मास। देखिए मास भी दे रखा है क्या, हाँ मास दे रखा है ना, लिथियम का 6.94 दे रखा है मास। तो हम लिखेंगे 6.94 डिवाइडेड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर हम लोग जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और AQ यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, यही वैल्यू होगी। तो हम लोग लिखेंगे 0.53 इक्वल टू n इंटू 6.94 और इसको कैलकुलेट करेंगे अपना लोग आराम से। देखिए इस थोड़ा लेंदी है लेकिन आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, चलिए। तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू में 3.5 को 3 बार गुना कीजिए, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये हमारी को वैल्यू देगी 42.87 और गुने 10 पर यानी 8 × 24 यानी 8 इंटू 3 यानी इंटू 10⁻24 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर n को हम इधर लेके आए बच्चों, n को अगर हम इधर लेके आए n को, तो n बराबर क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू में 42.87 इंटू
10⁻⁻24 और ये वाला जो देख रहे हो ना, ये टर्म नीचे चला आता है, ठीक है, और बाकी का टर्म ऊपर चला जाएगा तो 6.94 आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखो भाई 6.02 और 0.53 को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 3.191, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इधर है, अतः ये 6.022 और 0.53 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3.191 आ जाएगा, इंटू में हमारा 42.87 इंटू में देखो 10⁻23 है और यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी 0.1 हम लिख सकते हैं। देखिए यार, देखो 24 -24 है, यहाँ 23 है, तो 0.1 बचेगा, यानी माइनस में 10 बचेगा ना, यानी डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 10⁻⁻1 बचेगा। तो 10⁻⁻1 को हम 0.1 लिख सकते हैं आराम से। चलो कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा, इसी के लिए वैसा बोल रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6.94, ठीक है। अब देखो 3.191 और 42.87 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, तो वो आता है n की वैल्यू हमको दे देती है, यहाँ से हम लोगों को दे देती है 136.79, ठीक है, इंटू में 0.1 और डिवाइडेड बाय 6.94। थोड़ा और इसको ऊपर करते हैं, चलो। तो यहाँ से जो n की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13.67, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 6.94। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो अप्रॉक्स में जो वैल्यू है वो 2 आती है, तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा करना पड़ा, ठीक है। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दो ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन कहाँ है भाई, कहाँ है, तो 1 मिनट, कौन था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना अपना लोग कर रहे थे, 4 नंबर क्वेश्चन, तो हमारा ये A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे दिखेगा, हाँ ये देखिए, ये 4 नंबर क्या है, 4 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों मज़ा आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना लोग के साथ। अगला क्वेश्चन है Fe3O4, देखो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है Fe3O4, ठीक है। मैग्नेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो मैग्नेटाइट जो है वो एग्जाम्पल किसका होता है, वो होता है इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है भाई, इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो इसका भी आपको कारण हम बता देते हैं। देखो होता क्या है, Fe2 किसका पूछ रहा है भाई, Fe3O4 का पूछ रहा है, तो मैं बता देता हूँ। Fe3O4 जो होता है वो होता है इन्वर्ट स्पाइनल, ठीक है। वो क्या होता है, इन्वर्ट स्पाइनल स्ट्रक्चर देता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें होता है Fe3O4, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पाइनल स्ट्रक्चर, देखो इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उसका ठीक उल्टा, ठीक है। तो स्पाइनल का अगर हम बात करें तो स्पाइनल का AB2 और O4 टाइप होता है, जिसका एग्जाम्पल हम बात करें तो MgAl2O4 होता है, एक और होता है ZnAl2O4 होता है। देखो ये सब NCERT का एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इस चीज़ का ठीक उल्टा है, ये सब क्या है, स्पाइनल है, ये सब स्पाइनल है, और इसका ठीक उल्टा इन्वर्ट स्पाइनल। तो Fe3O4 क्या हो जाएगा, इन्वर्ट स्पाइनल। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 5 का D हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट, इसमें से कौन सा जो हमारा क्रिस्टल है वो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। तो देखो भाई ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि देखो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो AgBr, AgCl, KBr और ZnS, तो यहाँ पर देखो ये Ag और ZnS ये तो भाई अलग ही मेटल हो गए, लेकिन यहाँ पर देखो K जो यहाँ पर नज़र आ रहा है K, तो वी नो दैट K क्या होता है, K एक एल्केली मेटल होता है, K एक क्या होता है, पोटासियम एक एल्केली मेटल होता है, और हम लोग जानते हैं कि पोटासियम क्या होता है, एल्केली मेटल होता है, और वो हमेशा शॉर्टी डिफेक्ट शो करता है।
और ये जो तीनों है Ag, कौन कौन थे भाई? AgBr, AgCl, AgBr, AgCl, ये सारा क्या करते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, ओके, चल, तो ये सारा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। तो ये AgBr, AgCl, ZnS सब फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। लेकिन इसमें से कौन फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता है? तो वो KBr हो जाएगा, पोटासियम ब्रोमाइड। तो हमारा 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट टाइप ऑफ स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय ZnS। अरे भाई ZnS, यहाँ पर देखो ZnS, अभी देखें ZnS कैसा डिफेक्ट शो करेगा? फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। तो एकदम फ्रैंकल डिफेक्ट में मारो भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैव, देखो भाई आराम से पढ़ियो, ठीक है, तब एकदम सही हो जाएगा। क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसमें से कौन सा है जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करता है? तो देखो भाई, हम लोग जानते हैं एक बात कि जो ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं, जो ट्रांजिशनल मेटल जो होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशनल मेटल हमेशा वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्या? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी उनके पास वैलेंसी का वेरिएबल होता है, यानी वेरिएशन होता है। वैलेंसी 1 भी आ सकता है, वैलेंसी 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो इसमें से आप देखो, जिसके पास वेरिएबल वैलेंसी होगा ना, जिसके पास इसमें वेरिएबल वैलेंसी होगा, वही हमारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करेगा। Zn के पास है कि K के पास है कि Na के पास है, सभी के पास वेरिएबल वैलेंसी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर Fe जो है, Fe के पास हम लोग जानते हैं, Fe जो होता है, Fe का 2 वैलेंसी होता है, एक +2 और दूसरा +3, इसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसी के लिए वेरिएबल वैलेंसी है। तो हमारा ट्रांजिशनल एलिमेंट में Fe आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे भाई? वैसे भी अगर हम इसको पकड़ना चाहते हैं तो ट्रांजिशनल एलिमेंट Fe ही है, तो यहाँ पर खट सवर इसका टिक मार दीजिए। यानी हमारा कौन सा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करेगा? FeO शो करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से ये सेशन चल रहा है। अगला क्या है? 9th नंबर क्वेश्चन, इन विच पेयर मोस्ट इफेक्टिव, देखो, इन विच पेयर मोस्ट इफिशियंट पैकिंग इज प्रेजेंट, इसमें से किसमें सबसे ज़्यादा इफिशियंट पैकिंग होती है? इफेक्टिव यानी सबसे अच्छा पैकिंग माना जाता है, अच्छा सॉलिड जो होता है। HCP या BCC, बॉडी सेंटर्ड पर तो सिर्फ बॉडी पर ही पार्टिकल रहते हैं। HCP या CCP, अच्छा ये दोनों अच्छा होता है, अच्छा पैकिंग होता है। BCC बॉडी सेंटर तो अच्छा नहीं होता, यहाँ भी बॉडी सेंटर, तो जिसमें बॉडी सेंटर होगा वो तो अच्छा पैकिंग होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्योंकि HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बहुत अच्छा मतलब पैकिंग होता है, और CCP क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग भी बहुत अच्छा पैकिंग माना जाता है। ठीक है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हमारा अच्छा पैकिंग नहीं माना जाता, क्योंकि वो उसका जो यूनिट सेल होता है वो खाली होता है, उसमें एक ही बीच यूनिट सेल में ही एक हमारा पार्टिकल मिलेगा और फिर कॉर्नर पे मिलेगा, और बाकी का भाग यूनिट सेल का खाली रहेगा, इसीलिए इफेक्टिव पैकिंग नहीं माना जाता BCC को। अगला है 10वां, टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम शुड बी, देखो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ियो तभी इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे। क्या है? टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम शुड बी डॉप्ड विथ, मतलब अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर पाना है, यानी निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर आपको पाना है, तो जर्मेनियम को किसके साथ आप डोप करोगे? डोपिंग किसके साथ करोगे? तो भाई उसके साथ डोपिंग करोगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि उसके साथ डोपिंग होगा, डोपिंग उसके साथ होगा which have मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे में अगर हम डोपिंग की बात करें तो भाई ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। तो अगर इसमें से खोजो भाई, अगर जो 5 नंबर वो ऐसा एलिमेंट जिसके जो ग्रुप 15 में होगा तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन कौन है इसमें? गैलियम ग्रुप 13,
आर्सेनिक, अरे भैया पकड़ा गया। ये देखो भाई, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आर्सेनिक ग्रुप 15 का है, एल्युमिनियम ग्रुप 13, बोरॉन भी ग्रुप 13 का होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। ठीक है, ये सबके पास 3-3 ही होते हैं। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर कर ले। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसमें से कौन से ट्रांजिशनल एलिमेंट जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं? तो भाई वेनेडियम ऑक्साइड जो आप देख रहे हो, देखो मैं यहां पे बता देता हूं। वेनेडियम ऑक्साइड की बात करें हम, देखो वेनेडियम ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो इसका होता है वेनेडियम ऑक्साइड में, अगर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा हमारा X प्लस, और ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 इक्वल टू टोटल चार्ज 0 है इस पे, तो X बराबर +2 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम वेनेडियम V2 पॉजिटिव का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा, अर्गन 3D3, ठीक है, और 4s0 भी होता है। लेकिन यहां पर देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या है, अनपेयर्ड है। क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर। और भाई अनपेयर है ना, इसका मतलब क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर हो तो वो क्या करता है, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। क्या करता है, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, VO, वेनेडियम ऑक्साइड। तो वेनेडियम ऑक्साइड जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इन CCP एंड HCP अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम्स आर रिस्पेक्टिवली। भाई ये भी बहुत आसान है, मैं दूसरा पेज लेके आपको समझाता हूं। देखो भाई यहां पर क्या होता है, CCP एंड HCP दोनों सेम ही चीज है भाई। दोनों का बात करें तो दोनों FCC टाइप का ही होता है, फेस सेंटर्ड ही होता है। फेस सेंटर्ड में हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है। फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको बना के बताता हूं। ये देखो, ये देखो कॉर्नर्स पे 8 एटम होंगे, 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे, और 6 लैटिस पॉइंट क्या होंगे, 1 2 3 4, एक पिच्छू और एक अग्गू, 6 हमारे फेसेस पे होंगे। तो इस तरह का जो है वो क्या होता है, FCC होता है। तो FCC टाइप जो है हमारा CCP भी शो करते हैं और HCP भी शो करते हैं। और हम लोग जानते हैं FCC जो होता है ना, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 12 होता है। अब बात करो, ये पूछ रहा है CCP और HCP का, तो CCP भी FCC जैसा ही होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 हो जाएगा। और हमारा HCP जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा CCP और HCP का दोनों सेम ही होगा, तो 12-12 हो जाएगा। तो हमारा 12 नंबर ऑप्शन, यानी 12 जिसमें होगा, 12-12 देखो 12-12 दोनों में है, तो ये ऑप्शन हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों का 12-12 आ जाएगा, क्योंकि दोनों FCC यूनिट सेल ही तो दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख ले। हम अब अगला क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। इसको उल्टाना पड़ेगा ना बच्चों, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इसको लगा लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन। आप पढ़ो, क्या है, फॉर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन, हाँ देखिए, फॉर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन द रेडियस रेशियो R पॉजिटिव R निगेटिव शुड बी। देखो भाई एक बात आपको जानना चाहिए कि हमारा जो टेट्राहेड्रल वॉइड जहाँ पे बनता है, तो उसका जो R पॉजिटिव और R निगेटिव का जो रेशियो होता है ना, वो यहाँ ये देखो, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वो होता है 0.225 से लेकर 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में होता है। ठीक है, समझ में आया। और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको बता देता हूं। इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो
4 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड 4 पार्टिकल से बनता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? कोई प्रॉब्लम भी हो रही है? नहीं हो रही होगी। तो बच्चों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी 0.225 से लेकर 0.414 हमारा R पॉजिटिव और R निगेटिव का क्या होता है, रेडियस रेशियो होता है। किसके लिए? टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्पेशलिटीज आर पॉसिबल इन क्रिस्टल? अरे भाई ये तो बहुत आसान है। 7 तरह के क्रिस्टल होते हैं और 7 का अगर वेरिएशन मिला दे तो वो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, कितने तरह के क्रिस्टल बन सकते हैं? वो 14 तरह के बन सकते हैं, 14 तरह के। ये तो आपको सबको पता होगा ये बच्चों, क्योंकि आप लोग पढ़ के आ रहे हो ये सारा चीज़। ठीक है ना, मैं भी पढ़ाया हूँ और आप जहाँ कोचिंग करते हो वहाँ भी पढ़ाए होंगे सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि द नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी अरेंजमेंट। देखो भाई, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होता है, मैं बताता हूँ यहाँ पे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होते हैं, जिसको हम बीसीसी भी बोलते हैं, उसमें कितना एटम प्रेजेंट होता है? तो देखो भाई, अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का यूनिट सेल बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखते रहियो। इसको इससे जोड़ दिया मैंने, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, तो कॉर्नर्स पे 8 होंगे। इस तरह से कॉर्नर्स पे 8 होंगे, है ना? कॉर्नर्स पे 8 होंगे और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। और हैं कितने? 8 हैं, तो ये कट के 1 देगा आपको। और बॉडी पर भी एक तो रहता है, एक बॉडी पर भी तो रहता है। बॉडी सेंटर्ड नाम है, तो एक बड़ा सा जो पार्टिकल है वो बॉडी पर भी तो होगा। तो बॉडी का कंट्रीब्यूशन किसी के साथ नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट एक एटम हो जाएगा। तो ये दोनों एटम मिलकर 2 एटम बनेगा। तो यानी बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम का कंट्रीब्यूशन होता है? 2 एटम रहता है डायरेक्ट। तो 2 एटम यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, क्या कह रहा है? इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज। देखो भाई, एक बात याद रखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ पूछ रहा है। तो बच्चों ये भी बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ। हाँ, हम लोग इसको जानने के लिए कि भाई फेस सेंटर्ड में उसका कितना, मतलब उसका ए की वैल्यू होती है, एज लेंथ होता है। इसके लिए हम लोग एक बार जानते हैं डायगोनल इक्वेशन से। हम लोग क्या जानते हैं कि √3 इंटू ए इक्वल टू 4r होता है। डायगोनल इक्वेशन हम लोग जानते होंगे। ठीक है, जब आप लोगों ने एफसीसी के लिए r की वैल्यू फाइंड किए होंगे तो यहाँ पर ये इक्वेशन आप लोगों को जरूर आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से √3a इक्वल टू 4r, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 4/√3r। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 4/√3r। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखो 4/√3r जहाँ पे होगा वो हमारा कौन हो जाएगा? 4/√3r। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है, आसान था बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है 17। द परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन Fe3 इन Fe 0.93 और ऑक्सीजन 1। अरे भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे पेज चाहिए, तो पेज में ले लेता हूं एक बार। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको Fe3 पॉजिटिव यानी Fe3 का जो है परसेंटेज निकालना है। किसमें? Fe 0.93 और ऑक्सीजन 1 रहे तो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से बनाइएगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको देखेंगे। देखो भाई, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखते रहिए, मजा आएगा, समझ में भी आएगा। देखो भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है कि Fe 0.93 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे आसानी के लिए, ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए, तो क्या हो जाएगा? Fe तब हो जाएगा 93 और ऑक्सीजन हमारा 100 हो जाएगा। और अगर हम इसमें चार्ज की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट से आया है, और हम लोग जानते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है,
जो हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहता है। तो हमारा यहाँ पर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज की बात करें कितना है, यहाँ पर 100 है, ऑक्सीजन 100 है और एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। तो हम निगेटिव चार्ज की बात करें वो कितना हो जाएगा, -2 × 100 = -200, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, यानी जितना निगेटिव चार्ज हुआ है उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो प्लस में 200 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके बच्चों, चल अब देखो यहाँ पर Fe जो है 93 है। तो Fe जो होता है ये आपको पता होना चाहिए कि Fe जो है ना, इसके पास आयरन का वैलेंसी 2 होता है। एक आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव शो करता है और एक आयरन Fe3 पॉजिटिव शो करता है। यानी एक का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ होता है, एक का Fe3 पॉजिटिव होता है। तो इसमें दोनों तरह के आयन्स होंगे, एक Fe3 पॉजिटिव वाला होगा और एक जो है Fe2 पॉजिटिव वाला होगा। अगर हम इसको इस Fe2 पॉजिटिव को X मान लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से यानी 93 - X हो जाएगा, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। तो भाई यानी 3 पॉजिटिव वाले चार्ज का अगर बात करें तो 3 पॉजिटिव यानी Fe3 पॉजिटिव, यानी ऐसा आयरन जिसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है वो कितने होंगे, 3, और इससे जो है 3 पॉजिटिव चार्ज से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 93 - X, और इसका जो है 2 पॉजिटिव चार्ज वाले इतने हैं X टाइम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × X यानी 2X प्लस में, और इक्वल टू वो किसके बराबर होंगे, 200 के बराबर होंगे। चार्ज कितना है, टोटल चार्ज 200। 93 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 279 आएगा। ओके बच्चों, और यहाँ पर -3X + 2X = 200। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 279 माइनस में 3X और 2X, तो X हो जाएगा माइनस में = 200। इसको ऊपर करेंगे थोड़ा, आप लिखते रहना, समझते रहना। तो इधर -X = क्या हो जाएगा 200, और इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 279, तो -X = माइनस में 79। तो X की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस में 79 है। ओह वही बात लिख दिया, तो माइनस में 79, तो माइनस से माइनस कट गया तो X = 79 आ जाएगा, ठीक है। X अगर 79 आ गया बच्चों तब तो अब आसान हो गया। X = 79 आया तो हम X था क्या, तो X था Fe2 पॉजिटिव, तो Fe2 पॉजिटिव कितना आया, यानी Fe2 पॉजिटिव कितना आया, 79 आया। तो Fe3 पॉजिटिव कैसे निकालेंगे भाई, 93 में से 79 को माइनस कर देंगे तो हमारा Fe3 पॉजिटिव कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 14। ओके, तो अगर देखो बच्चों, अब अगर हम बात करें Fe2 पॉजिटिव का, Fe3 पॉजिटिव का और O2 निगेटिव का, तो हमने शुरुआत में 100 से, देखिए भाई यहाँ देखो, हमने शुरुआत में क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो अब 100 से अगर हम डिवाइड कर दे ये सारे वैल्यूज को, Fe2 पॉजिटिव कितना है, Fe2 पॉजिटिव कितना है, देखो यहाँ पे 79 आया, तो 79 को 100 से कर दो। फिर Fe3 पॉजिटिव कितना है, 14 को 100 से कर दो, और ऑक्सीजन कितना है, 1 था, 1 को 100 से कर दो। तो ये वैल्यू कट के आएगी हमारी 0.79, ये आएगी हमारी 0.14, और ये आएगी 0. अच्छा यहाँ पर 100 था, सॉरी यहाँ पे 100 था ना, ऊपर 100 था, तो 100 से किए तो यहाँ पर कट के 1 वैल्यू आ गई, 1, वेरी सॉरी। अब हम लोग एक बात जानते हैं, अब हम क्या करेंगे, अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहे, ठीक है, अगर हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहिए किसका, ये पूरे ये जो हमारा FeO है इसका पूरा अगर मास निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा। तो देखो भाई, पूरा टोटल मास निकालना चाहे तो हमारा Fe का कितना था, 0.93 था, इनटू आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है, ठीक है, और प्लस में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1, और इसका एटॉमिक मास 16 होता है। तो यहाँ इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 68.08, ठीक है।
तो अगर हमको निकालना क्या, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव निकालना है। याद रखो क्वेश्चन अच्छा था बच्चों, हमको परसेंटेज Fe3 पॉजिटिव का निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई, तो भाई इसका हमारा जो है Fe3 पॉजिटिव यहाँ दे रखा है, देखो वो क्या है 0.14, ठीक है, और 0.14 और है तो Fe ना, तो आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56 होता है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास से कर दो। टोटल मोलर मास कितना है Fe3O4 का 68.08। और बच्चों इसको अगर कट्टम कुट्टी करोगे ना तो ये, अच्छा इसके करने के बाद अब परसेंटेज निकाल ले तो 100 से भी करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा करोगे तो हमारा जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव, वो हमारा 11.5% आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 11.5% आ जाएगा। तो हमारा 11.5% जो आंसर होगा, ऑप्शन में ढूंढो आप, तो मैं ढूंढ लेता हूं भाई है कि नहीं। तो देखो भाई एक मिनट या ये रहा 11.5 है आंसर। तो देखो सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग, देखो यहाँ पर FEE लिखा हुआ है, FCC होना चाहिए था, FCC। तो यहाँ पर क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग FCC स्ट्रक्चर कंटेंट केटाइन इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर किसका जो है केटाइन प्रेजेंट रहता है FCC स्ट्रक्चर में। तो भाई NaCl में रहता है कि ZnS में रहता है कि Na2O में रहता है कि CaF2 में रहता है, ये आप बताओ। तो देखो अगर मेरी बात मानो तो ये यहाँ पर एक बात हम लोग पढ़े थे कि ZnS जो होता है, इसी में देख लेते हैं, ZnS जो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अल्टरनेट पोजीशन पर केटाइन रहते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर, ठीक है। और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारा केटाइन रहता है। तो एक बात आपको पता है, ये जो हमारा TV टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो होता कितना है, एक यूनिट सेल में 8 होता है। और अल्टरनेट कहने का मतलब एक छोड़ के एक है, एक छोड़ के एक है, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड तो 4 ही होगा ना, 4। तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड भी तो 4 होने चाहिए ना बच्चों। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाएगा, ZnS, ठीक है। मजा आया, ठीक है। अब 19वां नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मैनी यूनिट सेल, देखो भाई हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl मास 1 ग्राम। अरे भाई ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। पहले आप इसको खुद से करो, इतना क्वेश्चन सॉल्व करवाएं आप, इतना खुद से करो। देखो भाई ये क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करवा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट, कितने यूनिट सेल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई मैं लिख लेता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो देखो भाई मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ NaCl हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, इसका 23 होता है और इसका 35.5 होता है, और ये हमारी वैल्यू 58.5 देगा। तो अगर 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 ग्राम मास दे रखा है, मास कितना है 1 ग्राम। तो मोल अगर हम निकालना चाहे इसका मोल, तो 1 ग्राम ऑफ NaCl की बात करें, वो कंटेंस, यानी 1 ग्राम ऑफ NaCl कंटेंस कितना 1/58.5 मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है। मोल्स इस तरह से आप निकाल लोगे। तो अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ NaCl कंटेंस, तो वो हो जाएगा 1/58.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो जाएगा। इसके अंदर एक फार्मूला होता था n = गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, उसी से यहाँ पर ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो और अच्छा यहाँ पर NaCl वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग देखे थे कि एक यूनिट सेल, एक NaCl का जो यूनिट सेल होता है वो उसके अंदर कितने
मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं NaCl के, तो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने? 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी अगर NaCl का एक यूनिट सेल हो तो उसमें NaCl के 4 मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। तो अगर हम बोलेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने यूनिट सेल होंगे, तो 1/4 यूनिट सेल पाया जाएगा। ठीक है, तो यहां से तो अब निकल गया। अगर हम बात करें 1/58.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कॉन्टेंस कितना, तो 1/58.5 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको आप कट करोगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.57 इंटू 10⁻21। इतने पार्टिकल्स होंगे। इतने क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो भाई कितना है, 2.57। देखो 2.57 इंटू 10⁻21, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 19 नंबर था, ये 20वां नंबर है। तो देखो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल ऑक्साइड इज एंटी फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। इसमें से कौन है जो एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है नेचर में। तो बच्चों हमारा 20वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो MnO2 हो जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, मज़ा आ गया। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो है लेटेस्ट वीडियो हम लेके आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले चलाएगा। ठीक है, और आपको तैयारी करने में बहुत आसानी मिलेगी इस चैनल से। ठीक है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।